तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। नमस्कार साथियों। दोस्तों, ये बोल थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के, जिनके इतना कहते ही हर हिंदुस्तानी के दिल में देश के लिए एक अपार श्रद्धा और प्रेम उमड़ पड़ता है। दोस्तों, आज़ादी की बात हो और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जिक्र ना हो, ऐसा कहाँ हो सकता है। दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस केवल एक इंसान नहीं, बल्कि वो नाम है उस वीर का जिसकी रगों में केवल देशभक्ति का खून बहता था। भारत माँ के उन वीर सपूतों में एक हैं जिनका कर्ज आजाद भारतवासी कभी नहीं चुका सकते। दोस्तों, आज के अंक में हम जानेंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन के उन अधूरे पन्नों के बारे में, जिनके इस बारे में शायद ही आपने सुना होगा। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक है। आशा करते हैं आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और इसे लाइक कर दिया होगा। दोस्तों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटकपुर में हुआ था। उनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस और माताजी का नाम प्रभावती था। जानकीनाथ बोस कटक शहर के मशहूर वकील थे। बोस एक संभ्रांत परिवार से थी, इसलिए उन्हें अच्छी शिक्षा प्राप्त हुई। उन्होंने कलकत्ता के स्कॉटिश चर्च कॉलेज से दर्शन शास्त्र में स्नातक की डिग्री हासिल की। साल 1919 में वे भारतीय प्रशासनिक सेवा की तैयारी के लिए इंग्लैंड चले गए। इन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए 1920 में आवेदन किया। इस परीक्षा में चौथा स्थान हासिल किया, लेकिन भारत माँ के इस दुलारे बेटे ने जब जलियांवाला बाग नरसंहार देखा तो इनका मन व्यथित हो गया और इन्होंने 1921 में प्रशासनिक सेवा के पद से इस्तीफा दे दिया और 1921 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए। इसके बाद बोस महात्मा गांधी के संपर्क में आए और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए। गांधी जी के निर्देशानुसार उन्होंने देशबंधु चित्तरंजन दास के साथ काम करना शुरू कर दिया। इन्हीं को बाद में बोस ने अपना राजनैतिक गुरु भी माना। 1928 में जब साइमन कमीशन आया, तब कांग्रेस ने इसका विरोध किया। 1928 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में कोलकाता में हुआ। उस दौरान गांधी जी पूर्ण स्वराज की मांग से सहमत नहीं थे। वहीं सुभाष को जवाहरलाल नेहरू को पूर्ण स्वराज की मांग से पीछे हटना बिल्कुल मंजूर नहीं था। अंत में यह तय किया गया कि अंग्रेज सरकार को डोमिनियन स्टेट देने के लिए 1 साल का वक्त दिया जाए। अगर 1 साल में अंग्रेज सरकार यह मांग पूरी करती है तो कांग्रेस पूर्ण स्वराज की मांग करेगी, परंतु अंग्रेज सरकार ने यह मांग पूरी नहीं की। इसलिए 1930 में जब कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर में हुआ, वहां यह तय किया गया कि 26 जनवरी का दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाए। 26 जनवरी 1931 को कोलकाता में राष्ट्र ध्वज फहराकर सुभाष एक विशाल मोर्चे का नेतृत्व कर रहे थे। तभी पुलिस ने उन पर लाठी चलाई और उन्हें घायल कर जेल भेज दिया। जब सुभाष जेल में थे, तब गांधी जी ने अंग्रेज सरकार से समझौता किया और सब कैदियों को रिहा करवा दिया, लेकिन अंग्रेज सरकार ने भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों को रिहा करने से साफ इनकार कर दिया। सुभाष चाहते थे इस विषय पर गांधी जी अंग्रेज सरकार के साथ किया गया समझौता तोड़ दें, लेकिन गांधी जी अपनी ओर से दिया गया वचन तोड़ने को राजी नहीं थे। अंग्रेज सरकार अपने स्थान पर अड़ी रही और भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी दे दी गई। भगत सिंह को न बचा पाने पर सुभाष बोस गांधी जी कांग्रेस से नाराज हो गए। सुभाष को जल्द ही बंगाल अधिनियम के अंतर्गत दोबारा जेल में डाला गया। इस दौरान उनको करीब 1 साल तक जेल में रहना पड़ा और बाद में बीमारी की वजह से उनको जेल से रिहाई मिली। उन्होंने जेल में भूख हड़ताल कर दी, जिससे अंग्रेज सरकार घुटनों पे आ गई। उनको भारत से यूरोप भेज दिया गया। वहां उन्होंने भारत और यूरोप के मध्य राजनैतिक एवं सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ाने के लिए कई शहरों में केंद्र स्थापित किए। उनके भारत आने पर पाबंदी होने के बावजूद वो भारत आए। परिणामतः उन्हें 1 साल के लिए फिर जेल जाना पड़ा। इसके कुछ समय बाद सुभाष कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में अध्यक्ष चुने गए। अपने कार्यकाल के दौरान सुभाष ने राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया। 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष को दोबारा अध्यक्ष चुना गया। इस बार सुभाष का मुकाबला पट्टाभी सीतारमैया से था। गांधी जी स्वयं भी
इस अधिवेशन में उपस्थित नहीं रहे उनके साथियों ने भी सुभाष को कोई सहयोग नहीं दिया। अधिवेशन के बाद सुभाष ने समझौते के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन गांधी और उनके साथियों ने उनकी एक नहीं मानी। परिस्थिति ऐसी बन गई कि सुभाष कुछ काम ही न कर पाए। आखिर में तंग आकर 29 अप्रैल 1939 को सुभाष ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। 3 मई 1939 को सुभाष ने कांग्रेस के अंदर ही फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से अपनी पार्टी की स्थापना की। कुछ दिन बाद सुभाष को कांग्रेस से ही निकाल दिया गया। बाद में फॉरवर्ड ब्लॉक अपने आप एक स्वतंत्र पार्टी बन गई। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने से पहले ही फॉरवर्ड ब्लॉक ने स्वतंत्रता संग्राम को अधिक तीव्र करने के लिए जन जागृति शुरू की। फॉरवर्ड ब्लॉक के सभी मुख्य नेताओं को कैद कर लिया गया। द्वितीय विश्व युद्ध में दौरान सुभाष जेल में निष्क्रिय रहना नहीं चाहते थे। सरकार ने उन्हें रिहा करने को मजबूर करने के लिए सुभाष ने जेल में आमरण अनशन कर दिया गया। मगर अंग्रेज सरकार यह नहीं चाहती थी कि सुभाष युद्ध के दौरान मुक्त रहें, इसलिए सरकार ने उन्हें उनके घर में ही नजरबंद कर दिया। दोस्तों, फिर साल आया 1941। सुभाष अपने घर से भागने में सफल हो गए। अफगानिस्तान के रास्ते वे जर्मनी पहुंच गए। उन्होंने ब्रिटिश राज को भारत से निकालने के लिए जर्मनी और जापान से मदद की गुहार लगाई। वहां पर वो एडोल्फ हिटलर से मिले। हिटलर को उन्होंने इतना प्रभावित किया कि उनके लिए हिटलर ने जापान से भी बात की। 1942 में उन्होंने रेडियो बर्लिन से प्रसारण करना शुरू किया, जिससे भारत के लोगों में उत्साह बढ़ा। फिर आया 1943 का वर्ष। वो जर्मनी से सिंगापुर आए। पूर्वी एशिया पहुंचकर उन्होंने रास बिहारी बोस से स्वतंत्रता आंदोलन का कमान लिया, आजाद हिंद फौज का गठन किया और नारा दिया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इसके बाद सुभाष को नेताजी कहा जाने लगा। नेताजी ने दिल्ली चलो का नारा दिया। द्वितीय विश्व के दौरान आजाद हिंद फौज ने जापानी सेना के सहयोग से भारत पर आक्रमण किया। उस समय जापानी सेना भारतीय हिंद फौज को फंडिंग कर रही थी। सारे बंदूक असलहे वहीं से आ रहे थे। अपनी फौज को प्रेरित करने के लिए नेताजी ने दिल्ली चलो का नारा दिया। दोनों फौजों ने अंग्रेज से अंडमान और निकोबार द्वीप जीत लिए। अंडमान निकोबार द्वीप पे ही नेताजी ने इसको शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप का नाम दिया। वहीं पर नेताजी को प्रधानमंत्री के पद से नवाजा गया और उन्होंने भारत सरकार की मान्यता प्राप्त की, जिसमें जापान, जर्मनी, एसएसआर, यूएसएसआर तमाम देशों ने उस समय सहयोग किया और इनकी सरकार को मान्यता दी। तो दोस्तों, इस तरह से सुभाष चंद्र बोस भारत के पहले प्रधानमंत्री के तौर पर काबिज हुए। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 6 जुलाई 1944 को आजाद हिंद रेडियो पर अपने भाषण के माध्यम से गांधी जी को संबोधित करते हुए नेताजी ने जापान से सहायता लेने के कारण अपना कारण आरजी हुकूमत आजाद हिंद फौज की स्थापना के उद्देश्य के बारे में उन्हें पूरा अवगत कराया। 18 अगस्त 1945 का। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि एक विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु ताइवान में हो गई, परंतु इसकी दुर्घटना का कोई साक्ष्य नहीं मिल सका। सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु एक विवाद का विषय बन के रह गई और भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा संशय बन गई। दोस्तों, भारत के इतिहास में जिस तरह से आजाद बोस ने अपनी भूमिका निभाई वो नेहरू से कई गुना ऊपर थी। जिस तरह से उन्होंने अंग्रेजों के दौर में रहते हुए अपने गरम दल के साथ, अपने फॉरवर्ड ब्लॉक के साथ और अपनी आज़ाद हिंद फौज के साथ जिस तरह से अंग्रेजी हुकूमत का मुकाबला किया, वो उस दौर के लिए एक बहुत बड़ी बात थी। वे भारतीय इतिहास में एक क्रांतिकारी महान योद्धा के रूप में जाने गए। उन्होंने संपूर्ण भारत में लोगों से आह्वान किया और लोग स्वतः ही आज़ाद हिंद फौज में ज्वाइन होने लगे। लाखों की संख्या में युवा आज़ाद हिंद फौज में ज्वाइन हुए। औरतों ने अपने कपड़े, अपने गहने तक दान कर दिए जो है, जिससे आज़ाद हिंद फौज की फंडिंग नहीं रुकी। लेकिन असम और पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों में भारी बारिश के दौरान युद्ध लड़ने और द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार के कारण वहां से फंडिंग न आने के कारण आज़ाद हिंद फौज को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन इसी बीच सुभाष चंद्र बोस ने देश की तमाम सेनाओं को मैसेज दिया कि वे अंग्रेजी हुकूमत का साथ छोड़ के भारत माता की आज़ादी के लिए आज़ाद हिंद फौज को ज्वाइन करें।
और इसी दौर में तीनों सेनाओं में भारतीय लोगों ने अपनी इस्तीफे दिए और उनको छोड़ के आज़ाद हिंद फौज का हिस्सा बने। अंग्रेजी हुकूमत इससे घबरा गई और अंततः सिर्फ आज़ाद हिंद फौज के कारण ही उन्होंने भारत से जाने का निर्णय लिया। तो दोस्तों, यहाँ तो एक बात साफ हो जाती है कि भारत देश को जो आज़ादी मिली वो कहीं न कहीं आज़ाद हिंद फौज के कारण ही मिली। हमें आज तक यही बताया गया कि गांधी, नेहरू और इन सब के कारण या कांग्रेस के कारण हमको आज़ादी मिली, जबकि सच्चाई ये है कि सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज के बढ़ते वर्चस्व और उनकी ताकत के आगे अंग्रेज सरकार ने घुटने टेक दिए, क्योंकि सेनाओं ने विद्रोह कर दिया था और बिना सेना के लड़ना अंग्रेजों के लिए बहुत ही मुश्किल हो गया था। अंततः अंग्रेजों ने अगस्त 1947 में भारत छोड़ने का निर्णय लिया, लेकिन जाते जाते उन्होंने भारत को दो टुकड़ों में बांट दिया। एक पाकिस्तान बना और दूसरा भारत। तो दोस्तों, इस तरह से आज़ाद हिंद फौज के कारण हमको वो वास्तविक आज़ादी मिली जिसके हम हकदार थे। दोस्तों, हम सुभाष चंद्र बोस की कुर्बानी, उनकी श्रद्धा, उनके देश प्रेम और उनके समर्पण के लिए उन्हें कोटि कोटि नमन करते हैं। आशा करते हैं आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो दोस्तों, कमेंट में हमें बताइए कि आज़ाद हिंद फौज, सुभाष चंद्र बोस जैसे क्रांतिकारियों के विषय में आपका क्या कहना है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।